कहानी की शुरुआत में हमें पीटर को दिखाया जाता है जिसे कुछ व्हाइट अमेरिकन जबरदस्ती घसीटते हुए अपने साथ ले जा रहे थे। पीटर उनकी हर बात मानने को तैयार था, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने उसे बेरहमी से पीटा और उसे उसकी फैमिली से दूर ले गए। रास्ते में पीटर कुछ ब्लैक लोगों के कटे हुए सर देखता है जो भागने की कोशिश में मारे गए थे। इसके बाद उसे कंस्ट्रक्शन साइट पर लाया जाता है जहां उसके जैसे कई और ब्लैक लोग रेलवे ट्रैक्स बिछा रहे थे। वहीं हावर्ड नाम का एक आदमी इन गुलामों पर नजर रख रहा था। उसने सभी को सर झुकाकर काम करने का आदेश दिया था। जो भी जरा सभी ऊपर देखने की कोशिश करता उसे कोड़ों से बेरहमी से पीटा जाता। जो गुलाम थक कर रुक जाते थे उन्हें वहीं पर गोली मार दी जाती थी। इसी दौरान जब पीटर एक भारी लकड़ी उठाकर ले जा रहा था तो उसके साथ का एक आदमी चक्कर खाकर गिर पड़ा। पीटर ने जैसी उसकी मदद करनी चाहिए, हावर्ड ने तुरंत उस पर बंदूक तान दी और सख्त आवाज में उसे पीछे हटने का आदेश दिया। इसी दौरान हम एक और गुलाम को देखते हैं जिसने भागने की कोशिश की थी, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। ऐसे लोगों को वहां रनर्स कहा जाता था। भागने की सजा के तौर पर उनके चेहरे पर गर्म लोहे से आर की छाप लगा दी जाती थी ताकि सब जान सके कि उसने भागने की कोशिश की है। वहां गुलामों से तब तक काम करवाया जाता था जब तक उनका पूरा शरीर थककर चूर ना हो जाए। दिन भर की मेहनत के बाद उन्हें लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया जाता था ताकि कोई दोबारा भागने की हिम्मत ना करे। उसी रात एक आदमी को दर्द से कराते हुए पिंजरे में लाया गया। दिन भर उसे जानवरों की तरह काम लिया गया था और फिर उसे बुरी तरह पीटा गया। अब उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो ठीक से बैठ भी नहीं पा रहा था। पीटर ने जब अपने साथ काम कर रहे एक आदमी को रोते हुए देखा तो उसने उसे समझाते हुए कहा कि ये बस काम है, वैसा ही जैसा हम सालों से करते आ रहे हैं। इनके कोड़े और मार हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। अब तक तो तुम्हें इसकी आदत हो जानी चाहिए थी। अगले दिन सभी को फिर से कड़ी मेहनत में झोंक दिया गया। पूरे दिन की थकावट के बाद जब गुलामों को थोड़ी देर के लिए पानी पीने की इजाजत दी गई तो पीटर जैसे ही वहां से जाने लगा, एक गार्ड ने उसे रोकते हुए कहा कि तू कहाँ जा रहा है, वापस काम पर लग जा। दरअसल कल उस दूसरे गुलाम की मदद करके पीटर हावर्ड की नजरों में चढ़ गया था, इसीलिए आज उसे पूरे दिन बिना खाना और पानी के काम करना पड़ेगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि उस समय काले लोगों पर यह अत्याचार पूरी तरह से कानूनी था। यहाँ तक कि अगर उन्होंने किसी को मार भी दिया तब भी उन पर कोई केस नहीं चलता था, क्योंकि कानून गोरे लोगों के पक्ष में था और काले लोगों को इंसान ही संपत्ति माना जाता था। लेकिन 1 जनवरी 1863 को अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए बंधुआ मजदूरी को गैर कानूनी घोषित कर दिया। इस ऐलान ने पूरे देश को 2 हिस्सों में बांट दिया। नॉर्थ अमेरिका ने लिंकन के इस कदम का समर्थन किया, जबकि साउथ अमेरिका ने खुलकर इसका विरोध किया, क्योंकि उनकी पूरी अर्थव्यवस्था खेती पर टिकी थी, जहां ये बंधुआ मजदूर बिना किसी मजदूरी के काम करते थे। पिछले 250 सालों से गोरे लोगों ने काले लोगों को सिर्फ गुलामी समझा था। ऐसे में उन्हें अचानक आजादी देना उस सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को तोड़ना था जो सालों से चली आ रही थी। अमेरिका के 11 स्टेट्स ने मिलकर अब्राहम लिंकन के फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और एक अलग पार्टी बनाकर युद्ध का ऐलान कर दिया, जिससे अमेरिका में पहली सिविल वॉर की शुरुआत हुई। सिर्फ लुइसियाना राज्य में ही 3.5 लाख से भी ज्यादा अफ्रीकी लोगों को गुलाम बनाकर रखा गया था, और अगर बाकी 10 स्टेट्स को भी जोड़ दें तो ये आंकड़ा 40 लाख पार कर जाता था, जिनमें से लाखों लोगों को ये पता ही नहीं था कि उन्हें आजादी मिल चुकी है। अब उनके पास सिर्फ 2 ही रास्ते बचे थे, या तो वो लिंकन की सेना के आने का इंतजार करें कि वो आकर उन्हें आजादी दिलाएं, या फिर खुद अपनी जान जोखिम में डालकर नॉर्थ की तरफ भागने की कोशिश करें। जिन लोगों ने भागने की कोशिश की थी उनके साथ क्या हुआ वो तो हम देख ही चुके हैं। उनकी गर्दन काट कर लटका दी जाती थी ताकि कोई लिंकन का सपोर्ट ना करे। वहीं पीटर को तो पता ही नहीं था कि उन्हें आजाद कर दिया गया है। एक दिन पीटर ने हावर्ड को किसी से बात करते हुए सुना, जिससे उसे पता चला कि अब वो कानूनी रूप से किसी के खरीदे हुए गुलाम नहीं रहे। यानी अगर वो इस जगह से भागकर बैटन रूज शहर पहुंच गए तो उन्हें आजाद इंसान माना जाएगा। ये बात उसने अपने साथियों को भी बताई और वहां से भागने का प्लान बनाना शुरू किया। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। शहर तक पहुंचने के लिए उन्हें 5 दिन तक लगातार चलना पड़ता, और अगर इस बीच वो पकड़े जाते तो उनका मरना पक्का था। इसी दौरान एक दिन जब हावर्ड खाना खा रहा था, उसे अचानक पेट में तेज दर्द उठा। गुस्से में आकर उसने उस मजदूर को पीटना शुरू कर दिया जो उसके लिए खाना लाया था। बाकी सभी मजदूरों को अपना काम करने को कहा गया ताकि कोई बीच में ना आए, लेकिन पीटर लगातार उसकी ओर देखता रहा। हावर्ड को पीटर की घुरती हुई आंखें बर्दाश्त नहीं हुई। उसने उसे पास बुलाया और उसके सर पर बंदूक रख दी। हावर्ड गोली चलाने ही वाला था कि तभी फैजल ने उसे रोक लिया। रात को वो पीटर के पास आया और उसे कहा कि तुम लोग इस धरती पर चल रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हें इसकी इजाजत दी है। आज से तू मेरा पालतू कुत्ता है। पीटर ने नजरें मिलाकर जवाब दिया कि अगर ऐसा है तो मुझे भी वही खाना मिलना चाहिए जो तुम अपने कुत्तों को देते हो। उसके इस जवाब से साफ था कि वहाँ इंसानों को कुत्तों से भी बदतर हाल में रखा जा रहा था। अगले दिन फैजल ने पीटर के गले में बेड़ियां बांधी और उसे अपने कुत्ते से बस कुछ इंच दूर खड़ा कर दिया। अगर वो उन्हें छोड़ देता तो उसके कुत्ते पीटर को नोच डालते, पर उसने ऐसा नहीं किया। पूरे दिन उसके कुत्ते पीटर पर भौंकते रहे, झपटते रहे, पर लाचार पीटर सूरज ढलने तक यूं ही खड़ा रहा।
अगले दिन एक और मजदूर की काम करते वक्त मौत हो गई। गार्ड्स ने पीटर को उसकी लाश उठाकर गड्ढे में फेंकने को कहा। पीटर ने वही किया जो उसे कहा गया था। वो उसे घसीटकर गड्ढे तक ले गया जहाँ पहले से ही ढेरों लाशें पड़ी हुई थीं। वो समझ गया कि अगर वो यहाँ रहा तो एक दिन उसकी हालत भी यही होगी। उसने मौका मिलते ही हावर्ड पर हमला कर दिया और उसे मारकर वहाँ से भाग खड़ा हुआ। उसकी देखा देखी बाकियों ने भी भागने की कोशिश की, लेकिन फेजल ने उन्हें गोली मार दी। भागते भागते पीटर और उसके साथी एक तालाब के पास पहुंचे। कुछ लोग बिना समय गवाए पानी में उतरकर उसे पार करने लगे, लेकिन एक गुलाम मगरमच्छ देखकर डर गया और पानी में नहीं उतरा। तभी फैजल के जंगली कुत्ते उस पर टूट पड़े और उसे नोचने लगे। थोड़ी देर बाद फैजल भी वहां पहुंच गया, लेकिन तब तक पीटर और बाकी के लोग तालाब पार कर चुके थे। फैजल ने घायल गुलाम से कहा कि हमें बस इतना बता दो कि वो किस दिशा में जा रहे हैं, फिर हम तुम्हें छोड़ देंगे। वैसे भी तुम पीछा करने लायक नहीं हो। डर के मारे उसने बता दिया कि वो बैटन रूस जा रहे हैं। कहे मुताबिक गार्ड्स ने उसे जाने दिया, लेकिन जैसे ही वो पानी में उतरा फैजल ने उसे पीछे से गोली मार दी और वहां बैठे भूखे मगरमच्छों ने उसे खा लिया। वहीं दूसरी तरफ पीटर काफी दूर निकल चुका था। उनमें से एक जिसका नाम जॉन था, उसके पास एक गन थी, पर वो उनसे अलग होने की सोचता है। इसके बाद तीनों अलग अलग रास्तों पर निकल पड़े, जिससे गार्ड्स के लिए उनका पीछा करना और भी मुश्किल हो गया। पीटर के पैर में गोली लगी थी। उसने खून रोकने के लिए अपने पैर पर रस्सी बांधी और किसी तरह लड़खड़ाता हुआ घर के पास पहुंचा, जहां एक व्हाइट अमेरिकन फैमिली रहा करती थी। वो रेंगता हुआ उनके नल तक पहुंचा और उनका पानी चुराकर पीने लगा। एक लड़की उसे देख लेती है, जिसके बाद उसने शोर मचा दिया। उन्होंने फैजल को ये भी बता दिया कि वो किस ओर भागा है। पीटर छिछले कीचड़ को पार करता हुआ आगे बढ़ता रहा। जब उसने देखा कि वो लोग बहुत पास हैं, तो वो झाड़ियों से घिरे एक छोटे से तालाब में घुस गया। फैजल के लोगों ने आसपास अच्छे से छानबीन की, लेकिन उन्हें पीटर कहीं नहीं मिला, क्योंकि वो अपनी सांस रोके तालाब के अंदर छुपा हुआ था। उस तालाब में तैरते मगरमच्छ को देखकर उन्हें लगा कि वो अंदर नहीं हो सकता, जिसके बाद वो आगे बढ़ गए। कुछ देर बाद पीटर जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करता है, उस मगरमच्छ ने उस पर हमला कर दिया। पीटर ने चाकू से उसकी आंख पर वार किया, जिससे उसे भागने में मदद मिली, पर वो बुरी तरह घायल हो चुका था। अगले दिन जब फैजल के लोग वहीं से दोबारा गुजर रहे थे, तभी उन्हें वहाँ एक मगरमच्छ की डेड बॉडी मिली। उसके पेट को चीरकर उन्होंने पक्का किया कि उसने पीटर को नहीं खाया था, जिसका मतलब कि वो अभी भी जिंदा घूम रहा है। गार्ड्स हैरान थे कि एक गुलाम में इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि उसने एक मगरमच्छ को मार डाला। इस पर फैजल ने कहा कि इन लोगों को कभी कमजोर मत समझना, ये लोग हमारी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। उसने अपने बचपन का एक किस्सा सुनाते हुए बताया कि जब वो छोटा था तो उसके पिता उसका ध्यान रखने के लिए एक गुलाम लड़की को लाए थे। वो मुझे खाना खिलाती थी, नहलाती थी, मुझे काफी कुछ सिखाया करती थी। एक दिन मैंने अपने डैड से कहा कि डैड, क्या हम उसे अपने साथ खाने पर बुला सकते हैं? उसके डैड ने कुछ नहीं कहा, बस उन्होंने इतना पूछा कि फिर उसके बाद क्या? जिस पर फैजल ने कहा फिर कुछ नहीं, बस वो हमारे साथ खाना खाएगी। लेकिन फिर उसके डैड ने पूछा कि उसके बाद क्या? अब फैजल के पास उनके सवाल का कोई जवाब नहीं था। तब उसके पिता ने समझाया कि यहीं से सब शुरू होता है। ये सबसे पहले हमारे साथ खाना खाएंगे, फिर हमारी नौकरियां लेंगे और फिर हमारी जमीन पर कब्जा करेंगे। अगर तुम इन्हें रोटी का टुकड़ा दोगे तो एक दिन ये पूरे देश पर कब्जा कर लेंगे। फैजल डर गया और उसने बताया कि वो लड़की जिसे आपने रखा है वो भी मुझसे खाना मांगती है। ये सुनते उसके डैड ने उस गुलाम लड़की को डिनर टेबल पर बुलाया और उसे खाने को कहा। लेकिन जैसे ही उस लड़की ने खाने को हाथ लगाया, उसके डैड ने उसे चाकू से मार डाला और उसकी लाश को खेत में फेंक दिया, जहां वो 3 दिन तक सड़ती रही। फैजल कहता है कि अपने आखिरी वक्त में वो बस इतना पूछ रही थी कि आपने ऐसा क्यों किया, और आज जब मैं इन गुलामों को देखता हूँ तो हर एक में मुझे उसी लड़की का चेहरा दिखाई देता है। मुझे हमेशा अपने पिता की कही वो बात याद आती है जो उन्होंने इन लोगों के बारे में कही थी। अगर ये लोग कभी आजाद हो गए तो शायद ये भी हमारे साथ वही करें जो कभी हमने इनके साथ किया था। अगले दिन वो फिर से उसकी तलाश जारी रखते हैं। उधर पीटर ने अपने पूरे शरीर पर कीचड़ लगा लिया ताकि उसकी गंध दब जाए और शिकारी कुत्ते उसे सूंघ न सकें। उसका एक पैर बुरी तरह घायल था, इसलिए उसे चलने के लिए एक लकड़ी का सहारा लेना पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक ट्री हाउस दिखा जहाँ किसी ने आग जलाई थी। पीटर ने आग में अपना चाकू गर्म किया और उसे घाव पर लगाकर खुद ही अपनी मरहम पट्टी की। वहीं पास में एक पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता था जिससे शहद टपक रहा था। पीटर किसी तरह पेड़ पर चढ़ा और छत्ते से थोड़ा शहद निकाल लिया। फैजल जो उसे ढूंढ रहा था वो धुआं देख लेता है जो पीटर ने मधुमक्खियों को भगाने के लिए किया था, जिसके बाद उसने उस जगह का पीछा किया। पीटर को जैसे उसकी भनक लगी वो वहां पड़ी एक नाव में सवार होकर नदी की ओर बढ़ गया। इसी बीच लुइसियाना में एक आदमी पीटर की वाइफ डॉर्सी के पास आता है और उसे बताता है कि आज सुबह एक आदमी आया था, तुम्हारे मालिक ने उसे तुम्हें बेच दिया। डॉर्सी को लगा कि उसके बच्चे भी उसके साथ बेचे जा चुके थे, पर ऐसा नहीं था, सिर्फ उसे ही बेचा गया था। उसके बच्चे यहीं रहेंगे और उन लोगों ने उसके लिए एक नया पति भी ढूंढ लिया था। दूसरी ओर फैजल जब उस ट्री हाउस पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां कोई नहीं था, बस कुछ खून के छींटे पड़े हुए थे, जिसका मतलब वो अभी भी जिंदा है। लेकिन अब ये जानकारी किसी काम की नहीं थी,
क्योंकि तब तक पीटर तालाब पार करके काफी दूर निकल चुका था। वो सोच ही रहा था कि वो आगे किस दिशा में जाए, तभी उसे कहीं से तोपों की आवाज सुनाई दी। उसे अंदाजा हुआ कि आसपास कहीं लड़ाई चल रही है, शायद लिंकन की आर्मी पास ही है। वो उस आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ा और आखिर में जॉन से मिला, जो वहीं छुपा हुआ था। जॉन गुस्से में था क्योंकि उसे लगा कि वो अपने साथ उन जंगली कुत्तों को भी यहाँ ले आया है। पीटर ने उसे शरीर पर लगाने के लिए कुछ प्याज दिए ताकि वो कुत्ते उसकी गंध न सूंघ पाए, पर जॉन ने ये लगाने से मना कर दिया, इस डर से कि कहीं ये चाल उस पर उल्टी ना पड़ जाए। आखिर में फेजिल अपने लोगों के साथ वहाँ पहुँच जाता है और उसके कुत्ते तुरंत ही जॉन को ढूंढ लेते हैं, जो पेड़ पर छुपकर बैठा हुआ था। उन्होंने उसे नीचे आने को कहा, लेकिन जब वो नीचे नहीं आया तो फेजिल ने उसे गोली मार दी। उसने पूछा, तेरा वो दूसरा दोस्त कहाँ है? लेकिन जॉन ने उसे कुछ नहीं बताया, जिसके बाद फेजिल ने उसे चाकू से स्टैब करके मार डाला और उसका सर काटकर उसे अपने साथ ले गए। पीटर वहीं एक पेड़ की ओर में छिपा ये सब देख रहा था। कुत्ते उसकी गंध नहीं पकड़ पाए, इसी वजह से उसकी जान बच गई। डर के मारे वो पूरे दिन वहीं छुपा रहा। उसने ऊपर वाले से प्रार्थना की कि वो उसे उसके परिवार तक पहुंचने में मदद करें, लेकिन उसके दिल में ये डर लगातार बना रहा कि कहीं बहुत देर ना हो जाए। जब वो बाहर आया तो उसने देखा कि जॉन की डेड बॉडी को चूहे खा रहे थे। उससे ये देखा नहीं गया और वो तुरंत नॉर्थ की डायरेक्शन में भागने लगा। वहीं दूसरी ओर डॉर्सी, जिसे कल अपने बच्चों से अलग किया जाना था, वो जानबूझकर अपना हाथ कपास की छटाई करने वाली मशीन में डाल देती है, जिससे उसका हाथ बुरी तरह कुचल उठा। उसने ये कदम इसलिए उठाया ताकि उसका नया मालिक उसे अपने साथ न ले जाए और वो अपने बच्चों के साथ यहीं रह सके। रात को जब पीटर शहर पहुंचा तो उसने देखा कि एक व्हाइट अमेरिकन फैमिली का पूरा घर धूं धूं करके जल रहा था। वो तुरंत अंदर गया और देखा कि अंदर ढेर सारा खाना रखा हुआ था, जिसे वो फटाफट खाने लगा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसे एक ब्लैक लड़की मिली, जिसे व्हाइट लोग मरने के लिए छोड़कर भाग गए थे। पीटर उसे बाहर लाया और देखा कि उसे बहुत चोट आई थी। वो बेचारी पीटर से पीने के लिए पानी मांगती है, लेकिन पीटर जैसे ही पानी लेने जा रहा था, एक गार्ड ने उसे ढूंढ लिया और उसके सर पर बंदूक रखकर उसे सरेंडर करने को कहा। पीटर उसकी हर बात मानने को तैयार था, पर उसने विनती की कि वो बस इस लड़की को थोड़ा पानी पिला दे, क्योंकि उसका गला सूख रहा था। लेकिन गार्ड ने उसकी एक नहीं सुनी और उस पर अपनी धौंस जमाता रहा। पानी ना मिलने के कारण वो लड़की दम तोड़ देती है और पीटर को उसकी मौत का शोक मनाने तक का मौका नहीं मिलता। गुस्से में पीटर उस गार्ड को मार देता है। उसे पकड़ने आए दूसरे गार्ड को भी उसने गोली मार दी और कहा कि तुम सब दरिंदे हो। पीटर खेतों की ओर भागा, लेकिन फेजिल के शिकारी कुत्ते लगातार उसका पीछा कर रहे थे। आखिरकार पीटर रुक गया और कहा कि अब बहुत हो गया। इस बार उसने छिपने के बजाय उसने उन कुत्तों को ढूंढा और उन्हें गोली मार दी। पूरी रात जंगलों से गुजरते हुए वो एक खुले मैदान में पहुंचा, जहां चारों तरफ लाशें बिखरी हुई थीं। हालांकि उनमें एक भी ब्लैक आदमी नहीं था, सब के सब व्हाइट अमेरिकन थे। उसे कुछ शिप दिखाई दिए, जिन्हें देखकर पीटर समझ गया कि ये लिंकन की आर्मी है जो उन्हें बचाने आई थी। वो अपनी पूरी ताकत से उनकी ओर भागने लगा, लेकिन तभी फेजिल बीच में आ धमका और उसने उसे मार गिराया। पीटर को उसने कोड़ों से पीटा और उसे घुटनों के बल झुकने के लिए मजबूर किया। फेजिल ने उसे मीट का टुकड़ा दिखाया और कहा कि वो बिल्कुल एक पागल कुत्ते की तरह इसके लिए उससे भीख मांगे। पीटर अब किसी के सामने नहीं झुकने वाला था। उसने हुक्म मानने से मना कर दिया, जिसके बाद फेजिल ने उसे मारने के लिए अपनी बंदूक निकाली। लेकिन जैसे ही वो ट्रिगर दबाने वाला था कि तभी एक गोली उसकी गर्दन को चीरते हुए आर पार निकल गई। कुछ देर बाद ढेर सारे ब्लैक सोल्जर्स पीटर की मदद के लिए सामने आए। उन्होंने उसे पानी पिलाया और उनके कैप्टन ने आदेश दिया कि पीटर को तुरंत कैंप तक पहुंचाया जाए। जब पीटर को होश आया तो उसने खुद को एक मेडिकल कैंप में पाया। चारों ओर स्ट्रेचर पर घायल और मरे हुए लोग पड़े हुए थे। नर्स ने कहा कि हमें यकीन नहीं था कि तुम बच पाओगे, क्योंकि तुम्हारा इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल गया था। पीटर ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। वहाँ ढेर सारे ब्लैक लोग थे और उसने महसूस किया कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में उसने ब्लैक लोगों को इतना खुश कभी नहीं देखा जितना कि वो आज थे। पीटर का नाम रजिस्टर पर चढ़ाया गया और उसे उसकी सारी डिटेल पूछी गई ताकि उसकी पहचान की जा सके। हैरत की बात यह थी कि पीटर को अपनी उम्र तक नहीं पता थी। उसने अपने उन सारे मालिकों के नाम बताए जिनसे उसे खरीदा और बेचा गया था, ताकि उन पर कार्रवाई की जा सके। पीटर अपने परिवार से मिलना चाहता था, पर उसने नोटिस किया कि वो आदमी रजिस्टर पर उनका नाम नहीं लिख रहा था। वो गुस्से में चिल्लाने लगा, पर गार्ड ने उसे शांत रहने को कहा। उसने कहा कि तुम चाहो तो मैं तुम्हें सुरक्षित जगह भेज सकता हूँ, जहाँ तुम महीनों तक बैठे बैठे अपने परिवार के वापस लौटने का इंतजार करना, या फिर हमारे साथ लड़ो और अपने परिवार को खुद आजाद करो। उन लोगों को मारो जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया था। पीटर ने बिना झिझके दूसरा ऑप्शन चुना, क्योंकि वो बदला लेना चाहता था। वहाँ उसे वो दूसरा आदमी मिला जो उसके साथ ही भागा था। खुशकिस्मती से वो भी अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। इसके बाद पीटर उस लाइन में जा खड़ा हुआ जहाँ यूनिफॉर्म बांटी जा रही थी। तभी कुछ लोग उसके पास आए और बोले कि हमारे साथ चलो। पीटर व्हाइट लोगों पर भरोसा नहीं करता था, पर कैप्टन ने उसे भरोसा दिलाया कि अच्छे लोग हैं। उन्होंने पीटर को बताया कि ये कैमरा है, ये तस्वीर खींचता है। वो पीटर की फोटो खींचकर उसे एंटी स्लेवरी कैंपेन में इस्तेमाल करना चाहते थे।
उन्होंने पीटर से कहा कि हम चाहते हैं कि दुनिया के हर आदमी को पता चले कि गुलाम होना क्या होता है। जब पीटर ने अपनी पीठ कैमरे की तरफ की तो हम देखते हैं कि उसकी पीठ पर ढेर सारे कोड़ों के निशान थे। ये निशान हफ्तों या महीनों का जुल्म नहीं बल्कि सालों की यातना का नतीजा था। इसके बाद पीटर को एक जनरल के सामने पेश किया गया। जनरल ने पूछा, तुम पहले क्या करते थे और वहाँ तुमने क्या देखा? पीटर ने जवाब दिया कि वो रेल की पटरियां बिछाता था और बताया कि दुश्मन के पास भारी तोपें और ढेर सारे हथियार हैं। जनरल के लिए बस इतनी जानकारी काफी थी। उसने उसे आर्मी में भर्ती के लिए मना कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि पीटर एक अच्छा सिपाही नहीं बन पाएगा। वो इस लड़ाई के लिए फिट नहीं है। उन्हें कोई ऐसा चाहिए था जो ऑर्डर माने। लेकिन पीटर की पीठ पर बने कोड़ों के निशान देखकर साफ पता चल रहा था कि वो किसी का हुक्म मानने वालों में से नहीं था। उसने उसे जाने को कहा लेकिन पीटर वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों में साफ था कि वो लड़ना चाहता है। पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं था। उसने कहा, इन लोगों ने मुझे बहुत पीटा, मुझे कोड़ों से मारा, मुझे सैकड़ों बार खरीदा बेचा गया जैसे कि मैं कोई सामान हूँ और फिर से मुझे पिंजरे में फेंक दिया। उन्होंने मेरे पैर जलाए, मेरा शरीर जलाया, मेरी हड्डियां तोड़ी, पर वो मुझे कभी नहीं तोड़ पाए। मैंने अपनी पूरी जिंदगी बस यही सब सहा है, लेकिन अब नहीं। अब मैं भागूंगा नहीं, अब मैं लड़ूंगा। जनरल को उसका जज्बा अच्छा लगा, जिसके बाद उसे आर्मी में भर्ती मिल गई। इसके बाद सभी सोल्जर्स को बेसिक ट्रेनिंग के बाद जंग के मैदान में लाया जाता है। कैप्टन ने कहा कि हम सब भागकर यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन अब नहीं। कुछ लोग पैसे और ताकत के लिए लड़ते हैं, लेकिन हम जो लड़ाई लड़ने जा रहे हैं वो उससे कहीं बड़ी है। ये लड़ाई है हमारी आज़ादी की। अब हम आज़ादी की भीख नहीं मांगेंगे और ना इंतजार करेंगे कि कोई आकर हमें आज़ाद करे। इस बार हम अपनी आज़ादी खुद छीनेंगे, फिर चाहे उसकी कीमत अपने खून से ही क्यों ना चुकानी पड़े। वो आगे बढ़ी रहती कि तभी उन पर बमबारी होने लगती है। ऊपर खड़े व्हाइट अमेरिकन नीचे से हमला करने वाले ब्लैक अमेरिकन पर गोलियों की बौछार कर देते हैं। कई सोल्जर्स को ठीक से लड़ना भी नहीं आता था। बेसिक ट्रेनिंग उनके किसी काम नहीं आई और बहुत से सैनिक मैदान में उतरते ही शहीद हो गए। कुछ ने दुश्मनों की ओर जाने की कोशिश की, लेकिन ऊंचाई पर होने की वजह से उन्हें रोकना आसान हो गया था। किसी ने भी दुश्मनों को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन बेचारे खुद अपनी जान से हाथ धो बैठे। अगले 10 मिनट में लगभग सभी या तो मारे गए या बुरी तरह घायल जमीन पर पड़े हुए थे। पीटर ने अपने साथियों की मदद करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करके वो अपनी खुद की जान भी खतरे में डाल रहा था। उन्हें समझ आ गया था कि दुश्मन की कैनन को डिस्ट्रॉय किए बिना वो उन तक नहीं पहुंच पाएंगे। कैप्टन के आदेश पर जो भी जिंदा बचे थे, उन्होंने एकजुट होकर ऊपर की तरफ दौड़ लगाई। उन पर दुश्मनों ने खूब गोलियां चलाई, लेकिन एक साथ इतने सारे लोगों को संभाल पाना उनके बस की बात नहीं थी। उन्होंने ऊपर की ओर दौड़ लगाई और व्हाइट अमेरिकन के बेस पर कब्जा करके उन्हें मार गिराया। इसी के साथ लिंकन की आर्मी ने ये लड़ाई भी जीत ली थी। शाम होते होते पूरा मैदान लाशों से भर गया था। चारों तरफ सिर्फ तबाही का मंजर था, जिसमें लाखों बेकसूर लोगों ने अपनी जानें गंवाई। अगले दिन पीटर बचे हुए सिपाहियों के साथ मार्च करते हुए अपने शहर में वापस लौटता है। उसने देखा कि वहाँ सारे व्हाइट अमेरिकन को उनके घरों से बाहर निकाला जा रहा था, क्योंकि ये वो लोग थे जो लिंकन के फैसले के खिलाफ थे। जिन लोगों ने उनकी बात नहीं मानी उन्हें मार दिया गया। पीटर वहाँ अपने पिछले मालिक को देखता है। ये आदमी इतना क्रूर था कि उसे तो सीधा गोली मार दी जाती है, जो देखकर पीटर के दिल को सुकून मिला। इसके बाद कैप्टन ने वहाँ मौजूद सभी गुलामों को एक जगह इकट्ठा किया और ऐलान किया कि अब से तुम सब आजाद हो। कई लोगों को तो आजादी शब्द का मतलब ही नहीं पता था, लेकिन जब उन्हें समझाया गया कि चाहे उन्हें कभी भी किसी ने भी खरीदा हो, किसी भी कीमत पर, अब उन्हें किसी की भी गुलामी नहीं करनी पड़ेगी, तो पूरा माहौल खुशी के मारे गूंज उठा। लोग झूम उठे जैसे पहली बार खुलकर सांस ली हो। पहली बार सभी ने खुलकर अपनी भावनाएं जाहिर की, जो सालों से रेसिस्ट लोगों द्वारा दबाई गई थी। उन सबके बीच पीटर अपने परिवार को खोजने की कोशिश करता है। उसने उनके नाम चिल्लाए, पर उसे कोई जवाब नहीं आया। वो घबराकर घर घर में जाकर अपने परिवार के बारे में पूछने लगा, लेकिन जब उसे उसकी फैमिली कहीं नहीं मिली तो पीटर पूरी तरह से टूट गया। थोड़ी देर बाद जब सभी अपनी अपनी फैमिली लेकर साइड हो गए और भीड़ कम हो गई, तो उन्हीं लोगों के बीच पीटर अपने परिवार को देखता है। वो भागकर उनके गले लग गया, क्योंकि उसने अभी तक जो भी किया, उसने जो भी सहा, सिर्फ इस उम्मीद में सहा कि एक दिन वो अपने परिवार से दोबारा मिल पाएगा। कहानी के अंत में हमें बताया जाता है कि 1 जनवरी 1883 को अमेरिका में किसी भी तरह की गुलामी को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। अब किसी भी इंसान को गुलाम बनाना, उसे खरीदना बेचना या उसके साथ अमानवीय व्यवहार करना एक गंभीर अपराध माना जाने लगा। इस कानून के चलते 1865 तक आते आते 40 लाख से भी ज्यादा लोग गुलामी से बाहर निकल पाए और उन्हें एक आजाद नागरिक का दर्जा मिला। आखिर में हमें पीटर की कुछ असली तस्वीरें दिखाई जाती हैं, जो 162 साल पहले खींची गई थी। पीटर की वो फोटो जिसमें उसकी पीठ पर गहरे कोड़ों के निशान थे, वो पूरी दुनिया में फेमस हो गई, जिसे उस समय हर एंटी स्लेवरी प्रोटेस्ट में इस्तेमाल किया गया। आजादी की ये जीत एक बड़ी कामयाबी थी, लेकिन सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। 250 साल पुराने गुलामी की व्यवस्था को एक कानून से मिटा देना इतना आसान नहीं था।
इसके बाद भी काले लोगों को करीब 150 साल तक भेदभाव और हिंसा का सामना करना पड़ा। उन्हें बिना वजह जेल में डाला जाता, मारा पीटा जाता और मीडिया और समाज में उनकी छवि ऐसी बना दी गई जैसे सभी काले लोग अपराधी हों। खैर, इसी कड़वी सच्चाई के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने विचार हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। और अगर आप ऐसी और सच्ची कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।